जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों, आज इस वीडियो में आप नई जानकारी पाने की कोशिश करेंगे, कुछ नई इंफॉर्मेशंस भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि किस तरीके से हमारा प्राचीन इतिहास हमें अपना इतिहास बयां करता है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। अगर आप इसको चैनल को देखते हैं तो इसको शेयर भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशंस जा सकती है। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो जब हम ये यूट्यूब चैनल पर भेजते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की कोशिश कर लीजिए। इसलिए पूरा देखना है ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ मनोरंजन के लिए है नहीं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कुछ वीडियो बनाना है, इसके लिए वीडियो बनाया नहीं है। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास का आईना है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आईने को देखो और अपनी परछाई उसमें ढूंढो कि हमारी परछाई क्या थी, जो हमारे पूर्वज होकर गए हैं तो उनका इतिहास क्या था उसकी जानकारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कर लिए ताकि इस वीडियो की जानकारी आपको समझ में आए और आप शायद इसमें से कुछ ले सके और अपने आने वाली पीढ़ी को सही मायने में एक रास्ता दिखला सके। तो क्यों ना हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं फिर से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कर लीजिए और वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शब्द बिल्कुल आसान है, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है हमें, बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं या हमारा जो धम्मश्री यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर आप पूरे तरीके से सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हमने उसमें दिखाया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे इस सातवाहनकालीन धम्मलिपि के शिलालेख। ये जो शिलालेख है दोस्तों, ये शिलालेख है भाजे नाम की ऐतिहासिक बुद्ध लेनी का। ये जो भाजे नाम की बुद्ध लेनी है यहाँ का सातवाहनकालीन शिलालेख है। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भाजे ऐतिहासिक बुद्ध लेनी है, हमें भी पता है भारत की महाराष्ट्र की आद्य लेनी जिसे कहा जाता है उसको भाजे लेनी भी कहा जाता है। वहाँ से ही बड़ी मात्रा से हमें अन्य जगत में भी अन्य जगहों पर भी बुद्ध लेनियों का निर्माण किया हुआ देखने को मिलता है। तो इस भाजे लेनी को जिसने क्या क्या डोनेट किया रहेगा क्या नहीं, इसके बारे में इन शिलालेखों में बहुत सारी जानकारी। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है, ताकि जब हम ये वहां पर जाएंगे तो हमें देखने को नहीं लेते। लेकिन ये जो शिलालेख है वो वहां पे चैत्य गृह के बाजू में, जब हम स्तूपा गैलरी के पास जाते हैं तो वहां पर एक पानी की टंकी है और उस टंकी पर यह शिलालेख लिखा है। तो आप कभी वहां पर जाएंगे तो आपको भी ये शिलालेख पढ़ने को आएगा। अगर उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसकी जानकारी भी पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है आखिर इस इंस्क्रिप्शंस में, तो जानने का प्रयास करते हैं। पहला जो शब्द है वो म है, दूसरा जो शब्द है वो ह है, उसको काना है, दूसरा र है, ये ठ है उसको वेलांटी है, वापस से स है। उसके बाद ये क को एक काना मात्रा है, ये स को वेलांटी है, ये क को भी वेलांटी है, ये प को उकार है, ये त है और ये स है। मोस्ट ऑफली दोस्तों, आप जब भी हमारे पुराने शिलालेखों में पुराने वीडियो में देखा रहेगा कि कुछ शब्द यहाँ पर रिपीट होते हैं, जैसे कि कॉमन होते हैं। जस्ट लाइक आगे जो शब्द है वो व है, व को वेलांटी है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ अक्षर है, यानी कि न है, न को ह जोड़ा है और उसको उकार है। उसके बाद द है, उसके बाद त है, उसके बाद स है। आगे के जो शब्द रहते हैं दोस्तों ये हर जगह पर कॉमन ही होते हैं। कहीं पर भी कौन से भी शिलालेख पर ये सारे शब्द यहाँ पर कॉमन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो शब्द कैसे तैयार होता है, तो पहला शब्द यहाँ पर देखने को मिला आपने महारठी स, क्या लिखा महारठी स। उसके बाद कोशिकी पुतस। अभी यहाँ पर मैं इस शब्द को छोड़कर इसको क्यों बनाया इसके बारे में भी जान के ले लेंगे। उसके बाद विनुदत स, देय धम्म पोड़ी, ये कॉमन शब्द है। आप कभी भी कोई भी शिलालेख पढ़ने की कोशिश करो तो सिंपली होता है, कहीं पर वो कहाँ का है वो नहीं होगा, लेकिन वो क्या है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। तो जैसे कि वो महारठी है
वो किसका लड़का है, उसका नाम क्या है और उसने क्या डोनेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन होती है। और हर एक शिलालेखों में ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ का रहने वाला है, वो करता क्या है, किसका लड़का है, उसने किसका नाम क्या है और उसने क्या डोनेट किया है, ये हमें देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ शब्द देखते हैं। तो ये महारथी है, महारथी। दूसरा शब्द यहाँ पर कौशिकी पुत्र है, पुत्र से है। उसके बाद का शब्द जो है वो है विनुदत्त, विनुदत्त से, और आगे का जो है देयधम्मा पोड़ी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड नहीं है, तो जस्ट मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा। महारथी से यानी कि जिसे आज महारथी कहा जाता है, सॉरी महारथी को महारथी कहा जाता है। कौशिकी पुत्र से यानी कि कौशिकी का लड़का, किसका, कौशिकी का लड़का। विनुदत्त यानी कि विष्णुदत्त, क्या नाम आएगा उसका, विनुदत्त का विष्णुदत्त। और आगे जो शब्द है देयधम्म यानी कि धम्मदान, और पुड़ी यानी कि पानी की टंकी। ध्यान से देखो, समझ में आएगा आपको भी कितना आसान है। महारथी, अभी ये जो वर्ड है ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है, महारथी। अभी यहाँ पर महारथी दो लोगों के लिए यूज किया गया है। आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों, यहाँ पर तो एक ही शब्द है और दो लोगों के लिए। देखिए ये महारथी कौशिकी पुत्र से, ये कौशिकी नाम की जो औरत है ये भी महारथी है। इसको महारथिनी नहीं कहा है, लेकिन इसको महारथी ही कहा गया है, क्योंकि महारथी, ये जो महारथी वर्ड है ये महारथी वर्ड अधिकारी पद है। आज का जैसा हमारा आईएएस ऑफिसर रहता है उस तरीके का उस समय का महारथी नाम का अधिकारी हुआ करता था हर एक राष्ट्र में। राष्ट्र ये संकल्पना जनपद के बाद देश नाम की संकल्पना है। जैसे कि हम आज जनपद देखते हैं, जनपद के बाद हम जैसे क्या, जिसे देश कहते हैं उसे राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन उस समय जनपद के बाद राष्ट्र नाम की संकल्पना आती है, जिसे हम आज स्टेट कह सकते हैं। जनपद राज्य को कहा जाता था, उसके बाद स्टेट कहते, स्टेट को उस समय राष्ट्र कहते थे, और राष्ट्र का जो अधिकारी हुआ करता था उसे महारथी कहा जाता था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि आज हम उसे बहुत बड़े पैमाने पे जाएंगे तो सीएम के लेवल का भी ये पद है, लेकिन हम इसे अधिकारी तौर पर देखेंगे तो ये महारथी है, ये अधिकारी है। खास तौर पर ये अधिकारी नियुक्त किया है उस समय के सम्राट अशोक के शासनकाल से, सातवानों के शासनकाल में, क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री है। उनकी हिस्ट्री यहाँ पर देखने को हमें शिलालेखों में, भले ही ये 3-4 शब्दों का ही शिलालेख है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। तो महाराष्ट्र एरिया में महारथी नाम के अधिकारी है, एक ही अधिकारी नहीं है, एक ही महारथी नहीं है। तो महारथी अनगिनत, हर एक जगह पर अनगिनत महारथी है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर जो है उसे अलग अलग पोस्ट दिया जाता है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो कोई आयुक्त के पद पर बैठा है, यानी कि शहर होगा तो आयुक्त के पद पर बैठा है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाकर बनता है। उसी तरीके से ये महारथी नाम का पद है, अन्य अन्य जगहों पर उसकी हमें जानकारी पाई जाती है। उसके बाद कौशिकी का लड़का है, इसका नाम विनुदत्त है। उसने क्या धम्मदान दिया है, तो पानी की टंकी धम्मदान दिया है। तो किस तरीके से लिखेंगे, महारथी, देखिए महारथी कौशिकी, महारथी कौशिकी का लड़का, वो भी महारथी है, तो उसको भी लिखेंगे महारथी। उसका नाम है विष्णुदत्त, इसने पानी की टंकी धम्मदान दी। और बहुत ही शानदार तरीके से ये इंस्क्रिप्शन हमें इतिहास बयां करती है दोस्तों। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है। हर एक भाजे बुद्ध लेने का ये सातवाहनकालीन शिलालेख है। ये महारथीस कौशिकी पुत्र विनुदत्त देयधम्म। अभी यहाँ पर एक मैं वर्ड आपको बताता हूँ, ये कौशिकी पुत्र मैंने एक ही शब्द क्यों पकड़ा, क्योंकि यहाँ पर कौशिकी का लड़का ये बताना है, इसलिए कौशिकी पुत्र लिखा हुआ है। कई जगहों पर
इसका ये औरत का नाम है, तो कहीं कहीं कोशी की जगह पर कोशिकाय इस तरीके से भी आएगा, यानी कि औरत का नाम है तो उस, लेकिन ये महारथी है, ये महारथी है और इसका लड़का है, तो ये शॉर्ट में उस लिखने वाले ने किया हुआ है। तो यही इंफॉर्मेशन आपको सही मायने में हिस्ट्री बयां करती है। महारथी ये अधिकारी पद है, जिसे आज हम आईएएस के तौर पर देखें तो आईएएस तौर पे अधिकारी केवल एक ही नहीं है, तो उसकी माँ भी आईएएस ऑफिसर ही हुआ करती थी। तो इस तरीके का ये इंस्क्रिप्शंस दोस्तों हमें बहुत कुछ जानकारी बयां करता है, बहुत कुछ जानकारी हमें देता है। इसके लिए ये इतिहास ध्यान से पढ़ना है, इतिहास को ध्यान से देखना है। अभी इसमें एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि अगर आपके घर में एक आईएएस ऑफिसर है तो आपके आने वाली पीढ़ी भी उस मार्ग पर चलनी चाहिए, उस मार्ग पर चलकर वो भी इस लेवल पर पहुंचनी चाहिए। तो उसका ये एविडेंस है। अभी हर एक शिलालेखों में हमने ये देखा कि हमारे लोग, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, तो वो व्यापारी है, तो व्यापारी होने के बावजूद अभी यहाँ पर हमने देखा अधिकारी है। तो आपको बाबा साहब ने भी यही बात समझाई थी, लेकिन हमें समझ में आया नहीं। बाबा साहब ने यह कहा था कि सत्ता हर एक समस्या का उपाय होता है, हर एक समस्या के ऊपर वो सॉल्यूशंस होता है। तो सत्ता का मतलब ये नहीं केवल राजनैतिक सत्ता पाना, सत्ता का मतलब ये है, सत्ता का मतलब है तुम व्यापारी बनना चाहिए, तुम अधिकारी बनना चाहिए, तुम्हें यंत्रणा में जाना है। अगर यंत्रणा में आप नहीं जा रहे हैं दोस्तों, तो यंत्रणा में बैठा हुआ अधिकारी को, जैसे कि हमें पता है जिस यंत्रणा में बैठने वाले अधिकारी को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, इसकी हमें ताकत मिलनी चाहिए, तो वो व्यापारी लोगों के हाथ में होती है। अधिकारियों को हैंडल करना है, राजनीतिक पार्टियों को हैंडल करना है, तो आज के व्यापारी लोग उसे हैंडल करते हैं। तो यही सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है दोस्तों। अगर आप सत्ता कारण समझेंगे तभी आपको बाबा साहब का इस वर्ड का सही मायने में मतलब समझ में आएगा। और इस वीडियो में आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें भी आपको यही समझाने की कोशिश की है कि दोस्तों सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता नहीं होती, तो सत्ता का अर्थ यही होता है कि आप उस अधिकारी पद पर जाकर बैठो, उस यंत्रणा अपने हाथ में ले लो, यही सत्ता है। आप उस व्यापारिक क्षेत्र में हर एक व्यापारिक क्षेत्र को काबिज करो, जिसके आधार पर, जिसकी बुनियाद पर यह राजनीतिक सत्ता टिकी हुई है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण मैसेज हमें इन शिलालेखों में मिलता है, इन हमारी पुरानी हिस्ट्री में मिलता है, लेकिन हम देखने की कोशिश करते नहीं, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते नहीं। इसीलिए भारत का 90% हिस्सा जो है, 90% लोगों का इतिहास जो है इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। तो इस 90% लोगों को अपने इतिहास को देखना है। कोई भी आपको इस मायने में कोई भी क्रोध या द्वेष की भावनाओं से भड़काता है दोस्तों, तो पहले आप अपने इतिहास को देखो। ना तो आपके पूर्वज कभी इस तरीके से द्वेष की भावनाएं फैलाते थे, ना तो नफरत की भावनाएं फैलाते थे। बिल्कुल मैत्री और करुणा से उन्होंने ये स्ट्रक्चर बिल्डअप किया था, तो वही स्ट्रक्चर हमें बिल्डअप करना है दोस्तों। तो उसके लिए इस मार्ग पर चलना जरूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो था। वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आपको समझना चाहिए तो आईएएस आईपीएस ये जो लेवल के लोग बनते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट भी घर से होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मिलनी चाहिए। और यही हमारे इस प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये इतिहास ही हमें बयां करता है कि हमें सत्ता पाना है तो या तो अधिकारी बनो, व्यापारी बनो और सत्ता पर बैठ जाओ। सत्ता केवल सातवान तो राजे थे, यानी कि सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में कौन थे? सातवान थे। लेकिन उनके अंडर में काम करने वाले अधिकारी जो थे, व्यापारी थे, इन्होंने इसका निर्माण किया है। तो आप देखो, अगर आपके हाथ में ये सारी चीजें हैं तो सत्ता में बैठने वाला आदमी आपके आधार पर ही चलता है। अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो सत्ता में बैठने वाला आदमी आपके तौर पर काम नहीं करेगा। जैसे कि आज का भारत का इतिहास है, आज का भारत का वर्तमान स्थिति चल रही है। सत्ता में बैठने वाला लोग आम जनता के लिए काम करता नहीं है। वो किस लिए काम कर रहा है? तो इस व्यापारी धनियों के लिए काम कर रहा है, और उस धनियों पर आधार पर, इन लोगों के आधार पर ये यंत्रणा काम करती है।
तो आपके मन में कितना भी देश के लिए प्रेम हो, देश के लिए ये, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को हैंडल करना है दोस्तों। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो हमारा पुराना इतिहास हमें बयां करता है। आज के हमारे देश की जीडीपी जो इस तरीके से नीचे जा चुकी है ना, इसके जिम्मेदार वो शासन में बैठे हुए लोग ही नहीं है, तो जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आज तक हमने कभी भी इसके बारे में जाना नहीं है। इसके लिए दोस्तों ये इतिहास हमें यही सिखाता है कि आने वाले वर्तमान काल में इतिहास से क्या सीखे। आज हमारी स्थिति ये है, क्यों? क्योंकि हमारा जीडीपी उस समय सम्राट अशोक के काल के समय, सातवां काल के समय हमारा जीडीपी दुनिया भर में सबसे ज्यादा था। 33% जो दुनिया का मार्केट था वो हमारे कब्जे में था। यानी कि आप सोचो 100% में से 33% केवल हमारा हक था, यानी कि हमारे हक, यानी कि हमारा जीडीपी था, हमारा मार्केट था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आज हमारे पास कोई भी तरीके से मार्केट अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी के बारे में बात तो बहुत लोग करेंगे दोस्तों, लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से किया जाता है ये हमें आज तक पता नहीं है। हम जीडीपी के बारे में सोचते हैं लेकिन इसके ऊपर ध्यान से काम करते नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जो नफरत की भावनाएं भरी पड़ी है ना, उसको दूर करना है। तब उस भावनाओं को जब दूर करेंगे तभी और तभी आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। भारत को अगर इस मुकाम तक पहुंचना है, सुवर्ण काल में पहुंचाना है, तो हमें तथागत बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लोगों से आपस में मैत्री भाव निर्माण कर ही हमें आगे चलना है। तो दोस्तों यही आज के इस महत्वपूर्ण शिलालेखों में से ये जानकारी देने की कोशिश की है। तो बाबा साहब ने कहा ही है, जो लोग इतिहास भूलते हैं वो लोग इतिहास पैदा नहीं कर सकते हैं। वही भारत का आज का वर्तमान है। इतने सालों से 70 क्रॉस हो चुकी है हमारी, फिर भी हमने इतिहास को निर्माण करना तो दूर की बात है दोस्तों, इतिहास में हमने झांका तक नहीं है। इसलिए हमारी आज की ये परिस्थिति है। अगर आप इस इतिहास को देखेंगे तभी हमारा इतिहास आगे हमारे सामने दिखेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी कुछ नया करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही दोस्तों ये सारे वीडियो थे, इस वीडियो में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। आपको अगर ये समझ में आया रहेगा तो मैं शायद से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आपको भी ये पता चलेगा कि वास्तव में इतिहास क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।